Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing very good. I'm Umrah Hamid from Resist Rose Psychics, and today I am again with you with another interesting topic of organic chemistry, and that is resonance. Okay, Ji, so let's start the topic that is resonance. We will do today the definitions, some relative examples, and the rules of the resonance and also the contributing structures. चलें जी टॉपिक को फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सो रेजोनेंस क्या है कि जस्ट सिंपल डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी की डेफिनेशन, वो क्या है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल स्ट्रक्चर एज अ वेटेड एवरेज ऑफ टू और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक गिवन स्ट्रक्चर है और हम उस स्ट्रक्चर को क्या करें कि हम उसको डिफरेंट तरीके से बनाकर अलग अलग फॉर्म्स में देखें। आपके पास जो है वो एक मॉलिक्यूल है और आप उसको डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर दें। हर एंगल से जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट नज़र आएगी। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये क्या है कि द फिनोमेना इज विच टू और मोर स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन फॉर अ मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल के लिए हम जितने एंगल से उसको देखेंगे, जितने बॉन्ड से स्टडी करेंगे, उतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। और एक्चुअल मॉलिक्यूल जो है उसको हम हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे और बाकी के जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे उनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। अब क्या है कि एग्जाम्पल्स में चूंकि आपके पास जो रेजोनेंस है वो ज़्यादातर होती है साइक्लिक रिंग्स के अंदर, तो उसकी जो साइक्लिक रिंग्स की हम बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं वो हमारे लिए हमेशा बेंजीन होती है कि हमारे जहन में जब भी साइक्लिक रिंग का नाम आता है तो हम बेंजीन को अज्यूम कर लेते हैं। तो क्या है कि अब बेंजीन में आपको भी पता है कि जब आप बेंजीन को लिखते हैं तो आपके पास दोनों साइड से चॉइस होती है। यू कैन राइट आइदर द ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड, और हम यही कहते हैं कि इट इज़ इक्वल, मतलब आप किसी भी साइड से स्टार्ट करें, इट इज़ इक्वल फॉर ऑल द 6 कार्बन एटम्स दैट दे बोथ हैव वन कॉन्जुगेटेड सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और आप अगर इसके लिए रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं या आप इसको ओरिजिनल स्ट्रक्चर, या हम जनरली जब बेंजीन को शो करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक रिंग बनाकर उसके अंदर एक छोटा सर्कल बना देते हैं, दैट इट शोज द बेंजीन रिंग, ठीक हो गया। और अगर ये साइक्लिक कंपाउंड्स की आप बात करेंगे तो उसमें एसीटेटाइन की एग्जांपल दी हुई है जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर, नीचे वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो क्या करेगा कि अगर ये चार्ज जो है वो शिफ्ट कर दे खुद को और रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कराए, तो चूंकि ये चार्ज ऊपर वाले ऑक्सीजन एटम के पास चला गया और नीचे वाला जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास डबल बॉन्ड आ गया। दोनों केसेस के अंदर जो है वो अब आप देखेंगे तो कोई भी डिफरेंस आपको ज़्यादातर शो नहीं होगा। और जो उसने थर्ड वाला मॉलिक्यूल बनाया हुआ है उसमें क्या है कि दोनों के पास एक एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस केस में जो कार्बन है वहाँ पे डेफिशिएंसी होगी और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड कार्बन विल हैव सम डेफिशिएंसी, उसके पास एक बॉन्ड की कमी हो गई, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि रेजोनेंस जो है वो तो हो गई। अब कुछ रूल्स हैं कि रेजोनेंस, अब हर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो सकती, ठीक है। रेजोनेंस होने के लिए रेजोनेंस जिन मॉलिक्यूल्स में होगी उनके अंदर कुछ रूल्स होंगे। जो मॉलिक्यूल्स ये रूल्स फॉलो करेंगे सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। पहला रूल ये है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। ये सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आप खुद को समझाने के लिए या आप खुद को कोई मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करने के लिए या उसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए आप ये स्ट्रक्चर्स जस्ट ऑन द पेपर यू कैन ड्रॉ इट। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ओरिजिनली इन नेचर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक हो गया। इसी के साथ जो सेकेंड रूल लिखा हुआ है वो ये है कि ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मस्ट बी बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब ये है कि लुईस स्ट्रक्चर से मुराद ऐसे कि हर एक एलिमेंट, हर एक एटम का जो है वो अपना वैलेंस नंबर है, ठीक है। सो ऐसा ना हो कि वैलेंसी जो है वो डिस्टर्ब हो रही हो, ठीक है। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए या जो है वहाँ पे उसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो रही हो। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट वाली एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल है, फर्स्ट है एसीटेटाइन की और जो सेकेंड है वो नाइट्रोमीथेन की है। तो जो एसीटेटाइन की एग्जाम्पल है उसमें क्या है कि आप देखें थर्ड वाले मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो इस तरह का मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, ठीक हो गया। ऐसा नहीं होगा कि नाइट्रोजन जो है वो, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी को डिस्टर्ब हम नहीं कर सकते। अगर तो इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब नहीं हो रही तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर देगा। अगर ये ऐसा हो कि कोई 5 बॉन्ड दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, तो इस केस में स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी अगर वो मॉलिक्यूल या आयन बन सकता है, और अगर वो नहीं बन सकता तो फिर वैलेंसी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब जो थर्ड रूल है वो ये है
कि वी आर ओनली अलाउड टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है वो पूरे के पूरे न्यूक्लियाई को डिस्टर्ब करें, बल्कि हम सिर्फ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर हमारे पास अवेलेबल हैं या पाई बॉन्ड्स हैं तो वहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं हम सिर्फ उनको ही मूव करवा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एसीटेट आयन है तो इसके अंदर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के ऊपर, हम इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा कर रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। लेकिन जो साथ में एक और डायग्राम बनाई हुई है जहाँ पे क्या है, विनाइल अल्कोहल है, तो विनाइल अल्कोहल भी बना इसी एसीटेट में से है, लेकिन क्या है कि वो एक बिल्कुल नया कंपाउंड बन गया और इस स्टेज के ऊपर क्या है कि हमने उसके न्यूक्लियस को डिस्टर्ब किया, हमने एक हाइड्रोजन एटम ऐड किया, डबल बॉन्ड क्रिएट किए और वहाँ पे सारा का सारा कंपाउंड ही डिस्टर्ब हो गया। तो ये वाली सिचुएशन हम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करा सकते हैं, इस तरह की हम कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट है वहाँ पे बहुत सिंपल है कि जी ऑल द एटम्स इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस मस्ट बी इन सेम प्लेन, यानी सबसे बड़ी बात क्या है कि रेजोनेंस कराने के लिए मॉलिक्यूल का प्लेनर होना बहुत ज़रूरी है और प्लेनर होने के लिए भी जो एटम्स हैं वो वन प्लेन में होंगे तो ही रेजोनेंस हो सकती है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करानी है हमने, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कराने के लिए वन प्लेन में होना चाहिए। जो 5 पॉइंट है जी उसका मतलब ये है कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे कैनोनिकल फॉर्म्स में या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनका नंबर इक्वल होना चाहिए। ये ना हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे थाइलीन की एग्जांपल है, तो हमने क्या किया कि थाइलीन तो एक नॉर्मल मॉलिक्यूल था और हमने इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे लिखा कि हमने एक बॉन्ड तोड़ दिया, उसके न्यूक्लियाई को डिस्टर्ब करके हमने फ्री रेडिकल्स क्रिएट कर दिए, तो इस किस्म की स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं होंगी, ठीक है। और जो 6 है वहाँ क्या है कि बॉन्ड एंगल्स या बॉन्ड लेंथ्स अगर जो है डिस्टॉर्ट हो जाए, यानी स्ट्रक्चर ही पूरा डिस्टॉर्ट हो जाए, तो उस तरह के केसेस में भी हमारे पास रेजोनेंस नहीं हो सकती। जैसे एक्रिल्डिहाइड की एग्जांपल है, और अगर आप देखेंगे तो चेन एलिमेंट था, वो पूरा का पूरा चेन मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होकर एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, क्योंकि इनके बॉन्ड लेंथ्स और बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो बहुत हद तक कन्वर्ट हो चुके हैं, बहुत हद तक चेंज हो चुके हैं। अब इसके बाद जी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं चूँकि वो हर मॉलिक्यूल में 1 2 3 नहीं होंगे, हर मॉलिक्यूल में डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे और जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो अब हम ये देखते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसी स्टेबिलिटी दें, सब जो है वो एक जैसा ही कंट्रीब्यूट करें, हर एक मॉलिक्यूल की जो कंट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होती है। तो वो अब हम देखते हैं कि किस बेसिस के ऊपर होती है। पहला तो ये है कि कंट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी, यानी जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। फिर दूसरी बात क्या है कि सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर इक्वल स्टेबिलिटी नहीं होती, इक्वल कंट्रीब्यूशन सबकी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद क्या है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो मोस्ट स्टेबल हाइब्रिड होता है, मतलब जो ओरिजिनल जिसको हम कहते हैं ना हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, यानी जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी। जो स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड से जितना ज़्यादा रिजेंबल करेगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। अच्छा जनाब, तो अब वो मॉलिक्यूल जो कंट्रीब्यूट करेंगे उनके लिए भी कुछ रूल्स हैं कि कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और कौन लेस कंट्रीब्यूट करेगा। पहला रूल क्या है कि द ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हैज़ ग्रेटर द स्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है तो वहाँ पर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट मॉलिक्यूल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सेकेंड मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 है कि स्ट्रक्चर्स विदाउट चार्जेस आर मोर स्टेबल विद देन फॉर्मल चार्जेस। जितने भी स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं वो वैसे ही बड़े लेस स्टेबल समझे जाते हैं एज कम्पेयर टू द स्ट्रक्चर्स दैट हैव द बॉन्ड्स, ठीक है, यानी जिसके अंदर बॉन्ड होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और जिसके ऊपर चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। जो थर्ड पॉइंट है उसमें भी यही है कि चार्ज सेपरेशन की बात की हुई है कि अगर तो चार्जेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो फिर क्या है कि चार्ज सेपरेशन हम देखेंगे कि कितनी ज़्यादा चार्ज सेपरेशन है। अगर चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल जो है वो उतना लेस स्टेबल है। अगर कम चार्ज सेपरेशन है यानी दो मॉलिक्यूल्स के अंदर यानी एक मॉलिक्यूल में जो चार्जेस हैं वो बहुत करीब हैं तो वो मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर जो चार्जेस हैं वो दूर हैं तो उस केस में जो मॉलिक्यूल है वो लेस स्टेबल हो जाएगा। लास्ट 2 पॉइंट्स ही बहुत आसान है। अगर बॉन्ड लेंथ्स और बॉन्ड एंगल्स जो हैं
हैं वो एक जैसी हों, या जो है वो उनकी रिजेम्बलेंस जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के साथ हो। जितनी क्लोजर रिजेम्बलेंस होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन भी होगी। और अगर ऐसा हो कि 2-3 कैनोनिकल फॉर्म्स एक जैसी हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है तो क्यूल स्ट्रक्चर्स अगर आप देखें या डिवॉर्स स्ट्रक्चर्स देखें तो वो ऑलमोस्ट एक जितना ही कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जितनी ज़्यादा जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होंगी वो एक जितनी कंट्रीब्यूशंस दे देंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक एंड हो गया है। अब आपको उम्मीद है कि ये समझ भी आ गया होगा, और अगर आपके कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस टू माय लेवल बेस्ट। एंड थैंक you so much for watching the video, and please like the video, subscribe the channel, and do press the bell icon to get more informative content. Allah Hafiz.